अस्सलामुअलैकुम। वॉइस फॉर राइट्स ऑफ सोल्जर प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान आर्मी के 10वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के मुतल्लिक बात करेंगे। पाकिस्तान आर्मी के 10वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ 3 जनवरी 1937 को चक्री राजगान जिला झेलम में पैदा हुए थे। उनका खानदान अंग्रेज सरकार का वफादार था। उनके वालिद राजा अब्दुल गफूर खान साहब भी इंडियन ब्रिटिश आर्मी में ऑफिसर थे। आसिफ नवाज जंजुआ की इब्तिदाई तालीम रावलपिंडी में मरी रोड के सेंट मैरिज कैम्ब्रिज स्कूल में हुई। उन्होंने आला तालीम भी इंग्लैंड से हासिल की। 1954 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में शमूलियत अख्तियार करने गया और बरतानिया के सैंडहर्स्ट में वाक़ रॉयल मिलिट्री एकेडमी में शामिल होने के लिए मुंतखब हो गए। इब्तिदाई फौजी तरबियत मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान वापस आने पर 31 मार्च 1957 को 5 रेजिमेंट शेरदिल बटालियन में पोस्टिंग की गई। 1965 की जंग में बतौर कैप्टन हिस्सा लिया। 1970 में मेजर रैंक पर तरक्की दी गई और मेजर आसिफ को मशरकी पाकिस्तान में ईस्टर्न कमांड के साथ 111 इन्फेंट्री ब्रिगेड में बतौर ब्रिगेड मेजर अपॉइंटमेंट तैनात किया गया। 1971 में बतौर बटालियन कमांडर अपनी यूनिट 5 पंजाब के साथ झंप सेक्टर में 1971 की जंग में हिस्सा लिया। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोटा और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से भी कोर्सेज किए और नुमाया कामयाबी हासिल की। 1977 में ब्रिगेडियर बन गए। 1982 में लेफ्टिनेंट जनरल और 1985 में मेजर जनरल बन गए और पेशावर में बतौर जीओसी ड्यूटी सरअंजाम दी। मेजर जनरल आसिफ को काकुल में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कमांडेंट मुकर्रर किया गया था, जो उन्होंने 1988 तक काम किया था। 1991 में जीएचक्यू रावलपिंडी में तबादला हो गया और आर्मी चीफ जनरल मिर्जा असलम बेग के मातहत जीएचक्यू में आर्मी के दूसरे कमांडर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सीजीएस के ओहदे पर तैनात हुए। 1991 में वजीर आजम नवाज शरीफ ने जनरल मिर्जा असलम बेग की बरवक्त रिटायरमेंट की मंजूरी दे दी और वहां 4 सीनियर आर्मी जनरल थे। जनरल आसिफ नवाज, जनरल शमीम आलम, जनरल जेड नाज, जनरल हमीद गुल, जो पाकिस्तानी फौज में 4 स्टार तकरीरी के दौड़ में शामिल थे। फौज में सीनियर तरीन फौजी अफसर जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की सिफारिश साबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जनरल रहीम-उद-दीन खान की तरफ से उस वक्त हुई जब दूसरे सबसे सीनियर फौजी ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल शमीम आलम को बिल्ला आखिर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे पर फाइज कर दिया गया और दूसरे नंबर पर सीनियर जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को 11 जून 1991 को सदर गुलाम इसहाक खान ने 4 स्टार पर तरक्की की तौसीक की और 16 अगस्त 1991 को जनरल मिर्जा असलम बेग की रिटायरमेंट के बाद जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया। मशहूर सहाफी जावेद चौधरी अपने एक कालम में लिखते हैं कि 1992 में वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ और नवाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए। फौज अफगानिस्तान, इंडिया और अमेरिकन पॉलिसी अपने हाथ में रखना चाहती थी, जबकि वजीर आजम तमाम उमूर अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। गुलाम इसहाक खान सदर थे। ये एक सदारती हुक्म के जरिए मुल्क की तमाम असेंबलियां और हुकूमतें तोड़ सकते थे और वो भी मियां नवाज शरीफ से नाला थे। यूं मियां नवाज शरीफ के खिलाफ महाज शुरू हो गया। मुहतरमा बेनजीर भुट्टो के कंधे पर भी हाथ रख दिया गया। मुहतरमा ने 16 नवंबर 1992 को हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च शुरू किया। गो नवाज गो का नारा भी इसी लॉन्ग मार्च में पहली मरतबा इजाद हुआ था। नवाज शरीफ ने एक मशहूर बुजुर्ग से कान में कहा था, पीर साहब आप देख लीजिएगा, मैं ना भुट्टो हूं और ना मोहम्मद खान जुनेजो, मुझे अगर 6 माह भी मिल गए तो मैं इन जर्नलों को सीधा करके दिखाऊंगा। ये बात किसी न किसी तरह पीर साहब के पेट से निकलकर जीएचक्यू तक जा पहुंची, जिस पर जनरल हजरात काफी नाराज हुए कि हमारी बिल्ली और हमें ही म्याऊं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पीर साहब से पता करवाया कि मियां नवाज शरीफ ने वाकई ऐसी कोई बात कही है, जिस पर पीर साहब ने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया कि हाथ का बना हुआ है फखर और निशान अब अपने बनाने वालों को हाथ दिखाने का सोच रहा है तो उस पर हैरत नहीं होनी चाहिए। खुद नवाज शरीफ को जनरल ज़ियाउल हक ने जनरल जीलानी के जरिए दरियाफ्त किया था, मगर उसके बावजूद हमेशा ही नवाज शरीफ का जनरलों के साथ टकराव रहा है। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ अगरचे एक पेशावर फौजी थे और फौज के मामला तक ही अपने आप को महदूद रखना चाहते थे, मगर ये मियां नवाज शरीफ ही थे कि जिन्होंने अपने इरादों में जनरल आसिफ नवाज को हायल देकर उनके खिलाफ मुहिम चलाई थी। नवाज शरीफ ने पहले तो जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को खरीदने की कोशिश की थी। उसके दरबारों के लिए कोशिश हो गया कि किसी न किसी तरह जनरल आसिफ नवाज को खरीदा जाए या उनके गले में नकील डाल दी जाए, मगर इसका मौका उनको किसी भी तरह नहीं मिल रहा था। ऐसे ही एक मौके को रुदाद मारूफ सहाफी अजहर सुहेल ने अपनी किताब एजेंसियों की हुकूमत और आसिफ नवाज मरहूम के भाई शुजा नवाज ने अपनी किताब बेनाम तलवारों में कुछ इस तरह बयान की है।
मियां शरीफ मरहूम, जो कि अपने नाम की तरह कुछ ज्यादा ही शरीफ थे, उसने BMW गाड़ी की चाबी एक खूबसूरत केस में बंद करवाई और जनरल साहब को पेश करते हुए कहा, जनरल साहब, ये दोनों भाई इन दिनों BMW गाड़ी लेने के फिक्र में हैं। मैं अपने दावे के सबूत में पहली गाड़ी लेकर दे रहा हूँ। गाड़ी बाहर खड़ी है, ये इसकी चाबी है। बस आप एक लम्हे को मेरे सामने इसमें बैठकर मेरी आंखों को ठंडा करें, गाड़ी आपके घर पहुंच जाएगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगरचे एक खरे और सीधे साधे फौजी जवान थे, मगर उस ओहदे तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने घाट घाट का पानी पिया था। मुख्तलिफ फौजी उहदों पर कायम रहे थे। उस दौरान लातादाद अफराद से मुलाकात हुई थी और उन्होंने उनसे डील भी की थी। बतौर कोर कमांडर उन्होंने दुनिया देखी थी। उन्होंने उस सूरत हाल में बड़े तदब्बुर से काम लिया। शरीफ खानदान की घातों का बड़े ही मुद्दबराना अंदाज में उसका जवाब देते हुए गाड़ी को या उससे मिलती जुलती तोहफे को लेने से इनकार कर दिया। उस वाक़े के चंद रोज बाद जनरल आसिफ नवाज ने अपने बाज जाती दोस्तों को पूरा वाक़या सुनाते हुए कहा कि मैंने तो उन लोगों की दीदा दिलेरी पर लरज के रह गया हूं। देखिए इन्होंने कितनी हिम्मत से मुझे पहले रोजी रिश्वत पर लगाने की कोशिश की। इस वाक़े के बाद जनरल साहब ने यह बात उसूली तौर पर तय कर ली कि वो मियां नवाज शरीफ से ताल्लुकात बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं करेंगे, मगर उनके साथ मामलात महज सरकारी सतह पर चलाएंगे। बाद में जनरल आसिफ नवाज और नवाज शरीफ के दरमियान ताल्लुकात इस कदर बदतरीन सतह पर पहुंच गए कि जब जनरल आसिफ नवाज अगर इस्लामाबाद आते तो उनके साथ फौजी कमांडोज की एक गाड़ी भी होती, ताकि नवाज शरीफ और उनके रुफका उनके साथ भी जनरल गुलशन वाला फार्मूला न आजमाएं। जनरल आसिफ नवाज के दौर में सिंध में डाकुओं के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसने बाद में कराची ऑपरेशन की शक्ल अख्तियार कर ली। जनाहपुर का ड्रामा भी इसी दौर में हुआ था। जनरल आसिफ नवाज के दौर में सिंध में 72 बड़ी मछलियों, डाकुओं और पथारीदारों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज हुआ। ज़ियाउल हक ने जो बीज बोया था, उसने सिंध जो कि सूफियों की सरजमीन थी उसको इतना गंदा करना शुरू कर दिया कि अफगानी जहाद में इस्तेमाल होने वाले हथियार सिंध में स्मगल किए गए। जो हथियार फौज और पुलिस के पास नहीं थे वो डाकू इस्तेमाल कर रहे थे। कराची में यही हथियार कराची में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में इस्तेमाल होने लगे और यूं देखते ही देखते सिंध सूबे में तालीम तबाह हो गई, कारोबार बंद हो गए। कराची को MQM ने यरगमाल कर दिया। भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग भी शुरू हो गई। ज़िया की काविशों के सम्राट मिलना शुरू हो गए। किसी इज्जतदार के घर में बेटियां महफूज नहीं रही। शाम होते ही डाकू राज शुरू हो जाता। पुलिस वाले भी शाम के बाद खुद को गैर महफूज समझने लगे। ज़िया की अफगान पॉलिसी और भुट्टो दुश्मनी ने सिंध जैसे पुरअमन सूबे को खून आलूदा कर दिया। ज़ियाउल हक ने सिंध के अंदर जो सांप पाले थे वो अब उड़दा बन चुके थे। किसी की इज्जत महफूज नहीं रही थी। किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में अमन अमान कायम करने के लिए पुलिस होती है, लेकिन हमारे मुल्क में ये रस्म बनी हुई है कि जिसका काम है उसी को करने नहीं देना, बल्कि फौज को बुलाया जाता है, जिसकी वजह से फौज का इमेज खराब होता है। ऐसी सूरत हाल जनरल आसिफ नवाज के दौर में भी हुई। फौज को लेकर एक ऐसे मुआज पर छोड़ दिया गया कि जो उनका काम ही नहीं था, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम हो गया। ऑपरेशन क्लीन अप का नाम आए और माई जिंदों की दीदा दिलेरी को शामिल न किया जाए ये मुमकिन नहीं, लेकिन इसके लिए एक अलग वीडियो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। माई जिंदों के 6 जवान बेटे जो कि किसान थे उन्हें डाकू करार देकर कत्ल कर दिया गया। सिंध के मशहूर लोक फनकार गुलशेर तीनों को शनाख्त परेड के दौरान सड़क पर इतना तशद्दुद किया गया कि वो बच न सके। ऐसे हजारों वाकयात थे जो मंजर आम पर न आ सके, लेकिन माई जिंदों के 6 बेटों के कत्ल और लोक फनकार गुलशेर तीनों के मौत पर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में बहुत पजीराई मिली और इंसानी हकूक की तंजीमों ने भी हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर तफ्तीश की जाए और बेगुनाह लोगों को इंसाफ दिलाया जाए। ऑपरेशन नाकाम होगा और ऑपरेशन को कराची की तरफ ले जाया गया। 28 मई 1992 को ऑपरेशन ब्लू फॉक्स शुरू कर दिया गया, जिसे कराची ऑपरेशन के नाम से याद किया जाता है। ज़ियाउल हक के आशीर्वाद से बनने वाली तंजीम MQM ने पूरे कराची को यरगमाल किया हुआ था। भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, कारोबार तबाह, तालीम तबाह। MQM से अलग होने वाले अफराद को मुतबादिल सियासी कुव्वत के तौर पर MQM हकीकी के नाम से मैदान सियासत में उतारा गया। उधर वफाक में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इतला मिली कि उनकी हुकूमत के खिलाफ फौजी बगावत की तैयारियां की जा रही हैं। उस जमाने में लाहौर और रावलपिंडी की सड़कों पर आसिफ नवाज मुल्क बचाओ के नारों पर मुश्तमिल बैनर भी आवेजा कर दिए गए, मगर जनरल आसिफ नवाज के करीबी ज़राए इस बात की तरदीद करते हैं कि उनका सियासी हुकूमत के खिलाफ बगावत या मार्शल लॉ नाफ्ज करने का कोई इरादा नहीं था।
मुंतखब हुकूमत और जनरल आसिफ नवाज के दरमियान रंजिशें बढ़ती गई। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उसी दौरान जनवरी 1993 की एक सुबह जनरल आसिफ नवाज पुरस्कार हालत में दिल का दौरा पड़ने से अचानक इंतकाल कर गए। जनरल आसिफ नवाज की बेवा ने इल्जाम आयद किया कि उनके शोहर को हुकूमत वक्त ने जहर देकर कत्ल किया है। इस इल्जाम की अदालती तहकीकात हुई जिसमें यह इल्जाम गलत साबित हुआ। पाकिस्तान में बड़ी शख्सियात की मौत पर कत्ल के इल्जाम लगते रहते हैं। जनरल आसिफ नवाज की पुरस्कार मौत हो या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मोहतरमा फातिमा जिन्ना, लियाकत अली खान, जुल्फकार अली भुट्टो या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हो, पुरस्कार मौत कई शक्कू को शुबहात को जन्म देती है। जनरल आसिफ नवाज की मौत के जो भी असबाब हों, लेकिन नवाज शरीफ और जनरलों के दरमियान इख्तिदार की जंग ताहाल जारी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर वॉइस या वीडियो मैसेज अपने तारफ के साथ भेजें। आपके सवालों के जवाबात आने वाले प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।